शिप्रा झा और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 1 मिनट में खबर की तह तक होगी जानकारी। सबसे पहले खबर 44वां रिलायंस एजीएम 2021 की। रिलायंस एजीएम 2021 का आयोजन किया गया। 44वां वार्षिक जनरल मीटिंग में जियो ने गूगल के साथ मिलकर अपना सबसे चर्चित फोन जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग डेट अनाउंस की है। जी हां, कंपनी अपने शानदार फीचर वाले फोन को 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के खास मौके पर पेश करेगी। इसके अलावा इस फोन की कीमत बेहद कम होगी, जिसे आसानी से हर व्यक्ति खरीद सकेगा। फीचर की बात करें तो यह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगा। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। फोन के बैक में सिंगल रियर कैमरा और एलईडी फ्लैश होगा। जियो फोन नेक्स्ट में वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने कहा है कि जियो फोन नेक्स्ट में रियलिटी फिल्टर्स के साथ स्मार्ट कैमरा मिलेगा। साथ ही यूजर्स को कई अन्य शानदार फीचर्स जियो के स्मार्टफोन में मिलेंगे। बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मामला छपरा के परिवहन पदाधिकारी से जुड़ा है। 2 शहरों मुजफ्फरपुर और पटना में डीटीओ के ठिकानों पर छापेमारी हुई। दरअसल डीटीओ राजेश लाल के खिलाफ निगरानी विभाग में मामला दर्ज है, जिसके बाद कार्रवाई जारी है। निगरानी विभाग की अलग अलग टीमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजेश लाल के पटना और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक डीटीओ राजेश लाल मुजफ्फरपुर के अलावा छपरा के प्रभार में हैं और उनके ऊपर कई संगीन आरोप हैं। पटना के कंकड़बाग स्थित अपार्टमेंट के 2 फ्लैट के अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी हुई। छापेमारी में प्रारंभिक तौर पर निगरानी की टीम को 50 लाख कैश के अलावा लॉकर और दूसरी चीजें मिली हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। दरअसल डीटीओ कार्यालय से पिछले दिनों फर्जी के रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। साथ ही गाड़ियों की खरीद बिक्री में भी धांधली की प्रक्रिया का खुलासा हुआ था। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। महिला हो या पुरुष, सभी हाथों में लाठी डंडे और बांस लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस मारपीट में दोनों तरफ के 4 लोग जख्मी हो गए। घटना चकिया थाना क्षेत्र के मनीछपरा गांव की है। दरअसल गांव में एक शादी समारोह में जब राकेश मलिक बांस से बने सामान लेकर पहुंचे, उसी दौरान तरनिया गांव के अशोक मलिक भी बांस का सामान लेकर वहां आ गए, जिसका राकेश मलिक ने विरोध कर दिया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट होने लगी, जो आधे घंटे तक होती रही। मारपीट की इस घटना में राकेश मलिक, शंभू मलिक और रमेश मलिक जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के भी कई लोगों को चोट आई है। मारपीट की तस्वीरें मुंगेर से भी आई हैं, जहां धरहरा प्रखंड के धरहरा गांव में मामूली जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। जहां एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे और लोहे की खंती से हमला बोल दिया। हमले में एक युवक के सिर पर लोहे की खंती से वार किया गया, जिसमें वो युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हमले के बाद वो शख्स किस तरह से गिरकर बेहोश पड़ा है और उसकी पत्नी उसके पास गिरकर रो रही है। हमले में घायल युवक को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरहरा में भर्ती कराया, जहां से उसे सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया गया है। नवादा में खेत में काम करने के दौरान किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना रजौली थाना क्षेत्र के सिरोडाबर पंचायत के बलिया गांव की है। दर्शन मिस्त्री गुरुवार की सुबह अपने खेत गए थे। इसी दौरान खेत में गिरे बिजली की तार के संपर्क में आकर उनकी खेत में ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने रजौली स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया।
परिजनों ने बिजली विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ की और सामानों को क्षति पहुंचाई। आक्रोशितों का आरोप है कि विभाग को शिकायत देने के बाद भी कई माह से बिजली तार को दुरुस्त नहीं किया गया। रजौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। गए थे खेत तरफ, उधर 11,000 का वो लाइन तार लटका हुआ था, उसी में गए बच गया। तार बलिया में। गोपालगंज में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर थाना क्षेत्र में पिछले 1 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा बाइक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम है। ताजा मामला नगर थाना के पुरानी चौक स्थित ब्रह्म चौक की है, जहां पर एक शातिर चोर ने बड़े ही आसानी से दुकान के आगे खड़ी बाइक की चोरी कर ली। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक बाइक को चाबी लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। कई बार के प्रयास के बाद वह बाइक को स्टार्ट कर आराम से भाग जाता है। सीसीटीवी में चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके नगर थाना पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्म चौक पर दुकान के मालिक रंजीत ठाकुर अपनी बाइक को दुकान के आगे खड़ी कर दुकान चलाने लगे। इसी दौरान उनकी बाइक की चोरी हो गई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की एफएसएल जांच पूरी हो गई है। एफएसएल ने एटीएस बिहार को रिपोर्ट सौंपी। तीव्रता वाला था, लेकिन कपड़े में होने की वजह से बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। वहीं पार्सल ब्लास्ट मामले में एटीएस की टीम लगातार कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच के तहत आज यूपी एटीएस की टीम पटना पहुंची है। बैठक कर जानकारियों को साझा करने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। दरभंगा ब्लास्ट के तार कई शहरों से जुड़ने के बाद पूरे मामले को एनआईए को सौंपने की तैयारी है, जिसे लेकर यूपी, बिहार और तेलंगाना की एटीएस टीम आपस में जांच के साक्ष्यों पर चर्चा कर रही है। कोशिश है कि जांच के हर पहलू पर मजबूत फाइल बनाई जाए। बता दें कि 15 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से पार्सल भेजा गया। 17 जून को पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखने में धमाका हुआ और फिर 18 जून से बिहार एटीएस की टीम ने जांच शुरू की। 22 जून को सिकंदराबाद में सीसीटीवी में 6 संदिग्ध भी दिखे थे। दरभंगा सहित अन्य जिलों में आतंकी गतिविधि को देखते हुए गया पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गया बोधगया आतंकियों के निशाने पर रहा है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में 2 बार आतंकी हमला भी हो चुका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्थल महाबोधि मंदिर को अवैध सुरक्षा मुहैया कराया गया है। सुरक्षा की जिम्मेवारी 3 कंपनियों के ऊपर दी गई है। एसएसपी मंदिर की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं। इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट को बढ़ाया गया है। साथ ही सादे लिबास में पुलिस को नियुक्त किया गया है। इंस्पेक्टर को मंदिर का प्रभारी भी बनाया गया है। साथ ही विभिन्न कंपनियों के कमांडर की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सजग रहें और साथ ही में किसी भी तरह की अगर सूचना कहीं से भी एकत्रित हो रही है उस पर काम करने के लिए, और अलग से भी हम लोगों ने यहाँ पे एहतियातन कुछ सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को लगाया पूरे जिला में, ताकि इन सब चीज़ों पर घटना पर निगाह रख सकें। बिहार स्टेट टेट के रिजल्ट आने के बाद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप लगाकर हंगामा किया तो अब टेट रिजल्ट में साउथ की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीरें वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की तहकीकात जब हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर की तो मामला सही पाया गया। ऋषिकेश कुमार के नाम के अभ्यर्थी के रिजल्ट शीट पर हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर लगी हुई है। मलयालम हीरोइन की तस्वीर आने के मामले में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल इस मामले की जांच पूरी होगी। जांच के लिए शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को निर्देश दिए हैं। ये महिला की तस्वीर है और जो नाम है वो पुरुष का है, तो इसकी सत्यता की जांच के लिए हम लोगों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कहा है। तमंचे के साथ डांस की ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान की है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस की गिरफ्त में ये 2 अपराधी दोनों तस्वीरों में ये नजर आ रहे हैं।
दरअसल गोपालगंज पुलिस ने नीतीश और निहाल गिरोह के 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उचका गांव पुलिस ने साहिबचक गांव के पास से की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लॉकडाउन के दौरान डांस पार्टी में हथियार लहराने का भी आरोप है। इसी सूचना के आधार पर उचका गांव पुलिस ने सिसवनिया और साहिबचक गांव के बीच में छापेमारी की। कुख्यात रोहित कुमार सिंह और कुख्यात बिट्टू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर उचका गांव के अमठा बाजार में गैस एजेंसी में फायरिंग कर लूट करने का भी आरोप है। इन अपराधियों पर उचका गांव थाना के अलावा मीरगंज थाने में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोरोना को लेकर कई नियमों और प्रतिबंधें अभी भी लागू हैं, लेकिन शायद कुछ लोग हैं जिन पर इसका असर नहीं है। तस्वीर छपरा के मढ़ौरा की है, जहां नरहरपुर गांव में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बुधवार की रात एक शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को हुआ। नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने यहां न सिर्फ डांसरों के साथ मस्ती की, बल्कि हथियार भी लहराए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस कर रहा है। इतना ही नहीं, भीड़ से एक युवक नर्तकी के हाथ में पिस्टल थमा देता है और उसके बाद नर्तकी भी पिस्टल लहराते हुए डांस करती है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच ऐसे वीडियो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हम ऐसे ही कोरोना से जंग जीतेंगे। औरंगाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। दरअसल एक महिला ने नगर थाने में यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप सूर्य मंदिर रोड स्थित कालीबाड़ी के पुजारी पर है, लेकिन महिला का आरोप है कि पुजारी ने सपने में उसका यौन शोषण किया है। जमहोर थाना क्षेत्र की इस महिला ने आवेदन में लिखा है कि पहले तो सपने में आकर बाबा उसका यौन शोषण करता रहा और फिर जब वह उससे मिलने कालीबाड़ी गई तब उसने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, साथ ही बेटे को जान से मारने की भी धमकी दी। नगर थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। हालांकि कोई साक्ष्य नहीं होने की वजह से पुजारी को बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। पुजारी महिला को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अरे कुछ मामला नहीं था, ठीक ना, वो लेडीज हम चिंतो भी नहीं है, ठीक ना, वो ऐसी झूठो बोल रहा है। क्या आरोप लगाई थी? बोल रहा है कि अब हमको बहुत उल्टा सीधा आरोप लगा रहा। दुमका सदर अस्पताल में एक महिला 4-5 दिनों से इलाज के इंतजार में फर्श पर पड़ी थी। बीमार और असहाय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद उन्होंने दुमका डीसी को तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला की स्थिति में सुधार करने और इस बारे में आगे की कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद दुमका डीसी ने मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है और उसे हर तरह की मेडिकल सहायता दी जा रही है। वहीं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी अस्पताल में मरीज का बेहतर तरीके से इलाज नहीं हो पाने से प्रबंधन और पूरे इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4-5 दिनों से ये महिला यहाँ नीचे पड़ी हुई थी, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता आए थे, तो कल आए तो हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से इस अस्पताल को संज्ञान में लेकर के पूरी तरह से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध को लेकर सख्त कानून है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ईंट भट्टे पर कई मजदूरों को बंधक बनाया गया था, जिसमें काम करने वाले 33 मजदूर रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी से ईंट भट्टे पर मजदूरी कराई जा रही थी। इस मामले की जानकारी सीएम को मिली, जिसके बाद सभी को छुड़ाने की कोशिश शुरू हुई। श्रम विभाग ने देवरिया के अधिकारियों से संपर्क साधा। एक समिति का गठन किया गया, जिसने पूरे मामले की जाँच की और 33 श्रमिकों को उनके 9 बच्चों को छुड़ाने के साथ ही उनका बकाया 7 लाख रुपए में से 5 लाख का भुगतान ईंट भट्टा संचालक की ओर से किया गया। श्रमिकों के हटिया स्टेशन पहुंचने के दौरान विधायक बंधु तिर्की भी मौजूद रहे और उन्होंने इसके लिए सरकार की सराहना की। इस तरह की सूचना दे देने के बाद हमारी यहाँ सरकार पूरा उसको देखते हैं कि गंभीरता से लेती है, लेकिन तब है कि इनके लिए रोजी रोजगार के बारे में भी अब आम सभी लोगों को भी यहाँ पर चिंता करना चाहिए।
प्रशासन ने जब आवाज नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। खबर चतरा से है, जहां सिमरिया प्रखंड के सबानो गांव में जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। सड़क पर बारिश होने पर जलजमाव हो गया है। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान की रोपाई कर दी। कई साल से ग्रामीण चतरा सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की गुहार नहीं सुनी। सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि पैदल चलने वाले भी गिर जाते हैं, गड्ढे में गाड़ियां फंस जा रही हैं। अभी तक इस रोड में आते जाते कितने लोग देखे, कितने प्रशासन देखे, कभी कभी तो विधायक जी भी आए हैं, लेकिन आज तक किन्हीं को कोई इसके विषय में भनक नहीं लगी है कि इसको बनाना है या काम करना है। यहाँ तक इस रोड का ये हालत हो गया है और विधायक जी का ये हालत हो गया है कि देखने के लिए कभी नजर नहीं आए हैं। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान पटना पूरी तरह प्रभावित रहा। बाद में कम होते मामलों के बाद प्रशासन ने अनलॉक का फैसला लिया। कई प्रतिबंधों को हटा लिया गया। कोशिश है कि लोगों का जीवन सामान्य हो, लेकिन छूट मिलने के साथ ही लापरवाही भी दिखने लगी है, जिससे बीते 2 से 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। अनलॉक 3 के तहत रविवार तक पटना में कोरोना के मामले सिर्फ 27 थे, लेकिन मंगलवार को 55, जबकि बुधवार को ये आंकड़ा 72 तक पहुँच गया। ये तस्वीरें मीठापुर सब्जी मंडी की है, जहां लोगों की लापरवाही दिख रही है। ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क की जरूरत नहीं है। मास्क है तो पहने नहीं है। नहीं ले ले। तो नहीं पहनेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं लगा लेते हैं। बड़े भाई मास्क की जरूरत नहीं है। मास्क नहीं है मास्क, लेकिन पहन नहीं रहे हैं। नहीं पहन रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मास्क पहन के आप लोग घूम रहे हैं? मास्क छूट गया था घर पर, मास्क लगाते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार नई पहल हो रही है। इसी कड़ी में अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कोशिश ये है कि ड्रोन के जरिए उन इलाकों में भी जल्द से जल्द वैक्सीन और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सके, जहां दूसरे माध्यम से देर होने की आशंका रहती है। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे दवा और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना मेडिसिन फ्रॉम स्काई का उद्देश्य उन क्षेत्रों में टीकों की सप्लाई सुनिश्चित करने का है जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है या वहां तक पहुंचने में वक्त ज्यादा लगने की आशंका है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए तेलंगाना ने ई कॉमर्स कंपनी से बाकायदा करार भी कर लिया और जल्द ही इसके पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक विकाराबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। The drone will take off from the district headquarter hospital. ड्रोन जिला अस्पताल के मुख्यालय से उड़ान भरेगा और जिले के दूसरे 18 सब सेंटर्स तक दवाओं की डिलीवरी करेगा। अभी ये ट्रायल के स्टेज पर है। हमने वैक्सीन और दवाइयों की डिलीवरी के इच्छुक ऑपरेटरों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है और इसके लिए एक खाका भी तैयार किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मानव रहित एरियल वाहन 35 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाएंगे और वो कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। ड्रोन के माध्यम से अधिकतम 4 किलोग्राम तक के भार की ढुलाई होगी, जबकि ड्रोन का गंतव्य और उड़ान मार्ग पहले से जीपीएस द्वारा पूर्व परिभाषित होगा। ड्रोन वितरण केंद्रों तक दवाओं की खेप पहुंचाने के बाद वापस बेस स्टेशन पर लौट पाएंगे। इसमें कई चीजों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा, जैसे एक पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि कैसे अनमैन्ड ड्रोन को ट्रैक करना है, उसे कंट्रोल करना है। उसी तरह दूसरी तरफ दवाओं की डिलीवरी लेने वाले और वैक्सीन के तापमान को डिलीवरी तक कंट्रोल रखने का ध्यान रखना होगा। यहीं पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक टीम वर्क की तरह होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस प्रोजेक्ट पर अंतिम दिशा निर्देश आना बाकी है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परीक्षण पूरा करने के बाद ही जारी किए जाएंगे। फिलवक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद परिवहन के दौरान टीकों के तापमान और दूसरी चुनौतियों पर रिसर्च कर रहा है, जिसके पूरा होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि देश में स्मार्ट और सामूहिक टीकाकरण जमीनी हकीकत बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।